A very warm good morning to all of you. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, as you know, we have completed our first chapter, that is the Portrait of a Lady by Kushwant Singh. तो बेटा फर्स्ट चैप्टर जो है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं. उसकी रीडिंग जो है, टेक्स्ट की रीडिंग जो है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. उसको कंप्लीट हम कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम डिस्कस करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 ये अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट जो है उससे रिलेटेड है ये आपकी क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछता है कि द 3 phases, आपने 3 phases जो हैं वो बताने हैं आप द ऑथर्स रिलेशनशिप, कि ऑथर का रिलेशनशिप क्या था विद हिज ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर के साथ, बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी एब्रॉड. एब्रॉड जाने से पहले जो उसका रिलेशन था उसकी ग्रैंड मदर के साथ वो कैसा था, वो आपने डिटेल में बताना है. 3 phases उसके बताने हैं कि चाइल्डहुड में उसका कैसा था, बॉयहुड में उसका रिलेशन कैसा था, देन उसके बाद अर्ली यूथ जो है उसमें उसका रिलेशन कैसा था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि चाइल्डहुड जब आया तो चाइल्डहुड में उसका रिलेशन देखिए बेटा. कहते द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर्स बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड. तो फर्स्ट है चाइल्डहुड, कि बचपन में जब वो छोटा था तो कैसा रिलेशन था उसका उसकी ग्रैंड मदर के साथ. कहते व्हेन ही वाज टू द विलेज स्कूल एंड द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम टू गेट रेडी एंड वेंट टू स्कूल विद हिम. कहते व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल, कि जब वो विलेज स्कूल में जाया करता था उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसकी हेल्प किया करती थी हिम टू गेट रेडी, उसको रेडी करने में, एंड वेंट टू स्कूल विद हिम, और उसके साथ वो स्कूल में जाया करती थी. उनका रिलेशन कैसा था ऑलरेडी आपने टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है कि रिलेशन कैसा था कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसकी हेल्प करती थी. सुबह मॉर्निंग में उसको उसने उठाना, उसकी हेल्प करनी, उठाने के बाद उसको रेडी करना, फिर उसको ब्रेकफास्ट करवाना, देन उसके बाद उसके साथ स्कूल भी जाना. और स्कूल किसके साथ अटैच था, टेम्पल के साथ अटैच था. तो टेम्पल के साथ उसने टेम्पल में अपना टाइम स्पेंड करना उसकी ग्रैंड मदर ने, और जो ऑथर है वो अपना टाइम जो है स्कूल में स्पेंड किया करता था. तो वहाँ उनको टीचिंग कैसी करवाई जाती थी, वहाँ पे उनको गॉड से रिलेटेड पढ़ाया जाता था. तो लास्ट टाइम जब उन दोनों का काम फिनिश होता था, छुट्टी हो जाती थी ऑथर को, तो तब वो दोनों इकट्ठे ही वापस आते थे. नेक्स्ट है कि बॉयहुड. तो बॉयहुड में उनका रिलेशन कैसा था. 3 phases कहा ना उन्होंने हमें बताने के लिए कि उनके रिलेशन की 3 phases बताओ अब्रॉड जाने से पहले, कि जब अब्रॉड चला गया ऑथर तो उससे पहले जो उसका रिलेशनशिप था उसके ग्रैंड मदर के साथ, वो 3 phases बताने. तो फर्स्ट फेज जो है मैंने बताया कि चाइल्डहुड का, देन उसके बाद उसका आ गया बॉयहुड. बॉयहुड में व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल इन अ बस he shared a room with grandmothers but he could no longer help him in his studies. अब देखिए जब बॉयहुड आया when he went to the, कहते हैं उस टाइम जो ऑथर है वो कैसे जाता था, वो एक तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल जाता था, देन दूसरा वो जाने के लिए किसका यूज़ किया करता था, स्कूल बस का. मतलब एक बस में वो जाया करता, ट्रांसपोर्ट में जाया करता था. ऐसे पहले वो कैसे जाता था, पहले वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ जाता था स्कूल में, वो टेम्पल के साथ अटैच था. लेकिन अब क्या हो गया, अब वो सिटी चले गए, उसके जो पेरेंट्स हैं वो सिटी में सेटल हो गए और इनको भी बुला लिया. तो अब ये दोनों जो हैं ये भी सिटी चले गए. लेकिन अब जो ऑथर है उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना था और जाना भी बाय बस था. कहते ही शेयर्ड अ रूम विद ग्रैंड मदर. अब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रूम तो शेयर करता था, क्योंकि पहले भी वो रूम शेयर करता था, उसके साथ रहता था. अब भी वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहता है, रूम उसके साथ शेयर करता है. बट ही कुड नो लॉन्गर हेल्प इन हीज स्टडीज़. लेकिन जो उसकी ग्रैंड मदर है इस टाइम उसकी हेल्प नहीं कर सकती उसकी स्टडी में. क्यों नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने आप लोगों ने ऑलरेडी इसमें पढ़ा है कि उसमें अब इसको क्या करवाया जाता है, इंग्लिश करवाई जाती थी, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन इसको करवाई जाती थी. तो वो चीज़ें जो हैं वो इसकी दादी इसकी हेल्प नहीं कर पाती थी उसमें. नेक्स्ट इसकी आगे थर्ड अर्ली यूथ. अर्ली यूथ जो है when he went to the university and was given a room of his own, the common link of relationship was snapped. कहता है अब थर्ड जो फेज़ आया था अब्रॉड जाने से पहले वो कौन सा था, अर्ली यूथ, जब उसको यूनिवर्सिटी जाना होता था.
जब वो यूनिवर्सिटी जाता था तो वो अब उसको एक सेपरेट रूम दे दिया गया। पहले जब उसका चाइल्डहुड जब छोटा था तो उसके तब भी वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। उसके बाद जब वो सिटी में आ गए तब भी वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रूम में रहता था। देन उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगा फिर उसको सेपरेट रूम दे दिया गया उसकी स्टडी के लिए। कहते हैं लेकिन अब जो इनके बीच में एक फ्रेंडशिप रिलेशन था, थे ना, वो दोनों एक गुड फ्रेंड की तरह रहते थे। कहते उनका जो फ्रेंडशिप रिलेशन था अब वो स्नैप्ड कर लिया गया, अब मतलब उनसे छीन लिया गया। अब वो जो फ्रेंडशिप रिलेशन था अब वो ख़त्म होने लगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी 3 फेजेस जो हैं वो आपने बतानी है कि उनका रिलेशन कैसा था अब्रॉड जाने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। कहते 3 रीज़न बताओ जो ऑथर्स की ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड, कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो डिस्टर्ब्ड हुई थी व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। जब उसने सिटी स्कूल जाना स्टार्ट किया तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो डिस्टर्ब्ड हुई। क्यों डिस्टर्ब हुई, उसके 3 रीज़न आपको बताने हैं। तो कहते हैं फर्स्ट रीज़न इसका है शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। अब देखो इंग्लिश स्कूल में उसको क्या करवाया जाता था, साइंस करवाई जाती थी, ठीक है। इंग्लिश जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो उसी से रिलेटेड ही उसको करवाया जाता था। तो कहते हैं साइंस एंड लर्निंग जो उसको करवाई जाती थी उससे वो हेट करती थी उसकी ग्रैंड मदर, इसलिए वो डिस्टर्ब हुई। देन वो कहता है शी वॉज पेन टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड पिक्चर्स देयर। कहता है इस चीज़ की भी उसको पेन हुई कि इस स्कूल में गॉड से रिलेटेड कोई भी टीचिंग नहीं करवाई जाती, प्लस उसके साथ स्क्रिप्चर जो होते हैं उनकी स्टडी भी नहीं करवाई जाती। तो ये चीज़ भी उसको पेन करती थी। नेक्स्ट थर्ड जो रीज़न है इसका वो क्या है, शी वॉज एलर्जिक टू म्यूजिक। शी थॉट इट वॉज नॉट मीन फॉर डिसेंट पीपल्स एंड जेंटल फॉक, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स एंड द बेगर्स। कहते हैं कि इट वॉज एलर्जिक। अब उसकी शी वॉज एलर्जिक टू म्यूज़िक है। अब उसकी जो ग्रैंड मदर थी उसको म्यूज़िक से एलर्जी थी, क्योंकि जब वो उसने इंग्लिश स्कूल जाना स्टार्ट किया तब उसको उसकी ग्रैंड मदर पूछती है कि आपको क्या करवाया, तो वो तब कहता है स्टार्टिंग में तो कहता है कि साइंस से रिलेटेड इंग्लिश से रिलेटेड बताता है टॉपिक्स कौन से करवाए। उसकी ग्रैंड मदर जो है वो उसको पसंद नहीं होते। देन उसके बाद एक दिन वो कहता है कि हमें म्यूजिक से रिलेटेड जो है वो लेक्चर मिला है। तो म्यूजिक जो है उसके लिए उसकी ग्रैंड मदर के लिए क्या था, उसको तो बहुत ज़्यादा एलर्जी थी म्यूज़िक से। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, म्यूज़िक जो होता है ये अच्छे लोगों के लिए नहीं होता, ये डिसेंट नहीं होता और ना ही डिसेंट लोगों के लिए होता है। कहता है ये एक जेंटल फॉक नहीं है, मतलब एक अच्छा म्यूजिक जिसे हम कहें तो ये वो नहीं होता। कहता है इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स एंड द बेगर्स। ये किसका काम होता है, ये प्रोस्टिट्यूट्स जो होती हैं ना उनका काम होता है। जब बेगर्स का काम होता है म्यूजिक गाना, जब मतलब गाना गाना, तो ये सारा किसका काम होता है, प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स का। प्रोस्टिट्यूट्स का मैंने मीनिंग आपको बताया था, हटलॉट्स जो होते हैं तो उनको कहा जाता है, जो वेश्या होती है उनको कहा जाता है। ये इनका काम होता है। ये जो म्यूज़िक है उसके अकॉर्डिंग था, ये उसकी ग्रैंड मदर के अकॉर्डिंग क्या था कि ये म्यूज़िक जो होता है ये किसका काम होता है, ये प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स का काम होता है। ये एक डिसेंट पीपल के लिए नहीं होता म्यूज़िक, उसके अकॉर्डिंग ये था। इसलिए उसकी ग्रैंड मदर डिस्टर्ब थी जब उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल जाना स्टार्ट किया। तो रीज़न क्या है इसके 3, एक तो साइंस वहाँ पे करवाई जाती थी, इस वजह से उसको पेन होती थी। दूसरा कि यहाँ पे गॉड से रिलेटेड टीचिंग नहीं करवाई जाती, वो चीज़ उसको पेन करती थी, ठीक है, इस वजह से वो डिस्टर्ब होती थी। और तीसरा कि उसको म्यूजिक से एलर्जी थी, जो म्यूजिक का लेक्चर उसको दिया जाता था। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, 3 रीज़न जो हैं ये उसकी ग्रैंड मदर को डिस्टर्ब करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। कह रहे 3 रीजन्स बताने हैं, 3 ways बताने हैं, रास्ते 3 बताने हैं कि जब वो ग्रू अप हो गया, ऑथर जब ग्रू अप हो गया तो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो अपना टाइम कैसे स्पेंड किया करती थी। अब जब ऑथर जो है वो ग्रू अप हुआ, बड़ा हो गया जब, तो उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ मतलब ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, ठीक है, उसको लेक्चर में हेल्प नहीं कर पाती थी, उसकी स्टडी में हेल्प नहीं कर पाती थी। तो वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करती थी वो हमसे पूछा गया है, 3 ways बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें कहा गया है द 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are she lived alone in her room as she had accepted her loneliness quietly। कहते हैं कि अब उसने कमरे में अकेला, she lived alone in her room, अपने रूम में वो अकेली रहना उसने स्टार्ट कर दिया। उसने अपने जो लोनलीनेस था उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब अब उसको ये था कि अब मुझे अकेले ही रहना है, इस चीज़ को उसने एक्सेप्ट कर लिया। देन
उसके बाद शी सेट एट द स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो क्या करती थी, अपने स्पिनिंग व्हील जो है उसके आगे बैठ के अपनी जो प्रेयर थी उसको रिसाइट करती रहती थी, मतलब वो गॉड का नेम लेती रहती थी, रोजरी यूज़ करके वो गॉड का नेम लेती रहती थी। तो स्पिनिंग व्हील के आगे वो बैठती थी। तो कहते हैं उसने ये स्टार्ट कर दिया, वो मैक्सिमम जो टाइम था उसका वो किसके आगे बैठती थी, स्पिनिंग व्हील के आगे बैठ के, और अपनी जो प्रेयर थी वो उसको भी रिसाइट करती रहती थी। देन कहते हैं कि इन द आफ्टरनून शी वुड फेड द स्पैरो फॉर हाफ एन आवर। कहते हैं कि उसके बाद और वो कैसे टाइम स्पेंड किया करती थी, आफ्टरनून, जब आफ्टरनून होता था तो वो फीड करवाती थी स्पैरोज़ को, कितनी देर के लिए, हाफ एन आवर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना टाइम जो है वो स्पेंड किया करती थी जब ऑथर ग्रू अप हो गया था। क्योंकि ग्रू अप हो गया था तो उसको अब अपनी स्टडी से मतलब था, वो मतलब यूनिवर्सिटी जाना उसने स्टार्ट कर दिया, फिर उसको भी पढ़ना पड़ता था, उनका रूम जो था वो भी सेपरेट हो गया। तो फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया अपना लोनलीनेस और अपना टाइम जो है वो इस तरह से स्पेंड किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। कहता है कि कौन सा ऑड वे था जो मतलब एक डिफरेंट था, ऑड था बिल्कुल। कहता है ऑड वे कौन सा था, जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ होने वाली थी उससे पहले उसने कौन सा ऐसा ऑड बिहेव किया था। तो कहते हैं जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू दैम। कहते हैं उसकी डेथ से पहले जो ग्रैंड मदर है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया दूसरों से बात करना, सिंस शी हैड ओमिटेड टू प्रे द प्रीवियस नाइट वाइल शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग ऑफ होम कमिंग एंड बीटिंग द ड्रम। कहते हैं कि उसकी मदर जो थी, सिंस शी हैड, कहते उस दिन उसने क्या किया था, एक जब उसकी डेथ होने लगी थी उससे पहले वाली जो रात थी, प्रीवियस नाइट जो थी, कहते उस दिन उसने क्या किया था कि अपनी जो वो प्रेयर हर टाइम बोलती रहती थी उसको भी वो ओमिट कर गई, उसको भी वो भूल गई, उसको भी उसने नहीं बोला। उसने क्या किया, वाइल शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग ऑफ होम कमिंग एंड बीटिंग अ ड्रम। उसने अब क्या किया था, नेबर की जो औरतें थी, आपको मैंने बताया था ना उसमें टेक्स्ट में कि जो नेबर की औरतें थी उनको इकट्ठा किया और उन्होंने सॉन्ग जो है वो उसको गाना स्टार्ट कर दिया, और जो ड्रम था, ठीक है, उसको वो बीट करना स्टार्ट किया, मतलब उसको बजाना उसने स्टार्ट कर दिया था। कहते शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम। अब वो अपना टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्यों, क्योंकि उसकी डेथ जो थी अब वो पास थी, उसको पता था कि अब एक डेथ होने वाली है। तो उसने क्या किया कि जो उसने जो लास्ट नाइट जो उसने प्रीवियस नाइट अपना जो टाइम वेस्ट किया था, अब वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट। अब वो उनकी जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए कर रहे थे, उसकी ग्रैंड मदर जो है वो अपने घर वालों को बता रही थी कि अब मेरी डेथ हो जाएगी, लेकिन जो उसके घर वाले थे, बच्चे जो थे, ठीक है, तो ऑथर जो था वो उसके पेरेंट्स जो थे वो कह रहे थे कि नहीं आपकी डेथ नहीं होगी। वो आगे से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो इग्नोर कर रही थी, अब उनकी बातें नहीं सुन रही थी, वो इग्नोर कर रही थी। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग वीड्स। अब वो बेड के उनको इग्नोर करके अब वो बेड के ऊपर बिल्कुल पीसफुली वहाँ पे लेट गई थी और अपनी प्रेयर जो है उसको बोलना स्टार्ट कर दिया, और टेलिंग वीड्स वो जो रोजरी जो थी उसकी जो वीड्स थे उनको भी उसने टेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। इस क्वेश्चन में बेटा यही पूछा कि ऑड वे क्या था जब उसकी डेथ होने वाली थी, डेथ से पहले जो उसने बिहेव किया था, ठीक है, एक ऑड तरह का जो बिहेव किया था वो क्या था, कौन सा उसका बिहेवियर था, कौन सा बिहेव उसने किया था। उसने क्या किया था, एक तो उसने बात करना जो है वो बंद कर दी, सभी से वो बात नहीं कर रही थी। उससे पहले वाली रात है हमने पढ़ा था ना कि ऑथर ने क्या कहा था कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि जब मेरी ग्रैंड मदर जो है इन्होंने अपनी जो प्रेयर है उसको रिसाइट नहीं किया, जो हर टाइम वो रिसाइट करती रहती, गॉड का नेम लेती रहती थी हर टाइम, वो उसने नहीं लिया था। कहते मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी थी। तो कहते कि इस टाइम क्या किया उसने, लास्ट नाइट क्या किया, एक डेथ से पहले, जिस दिन उसकी डेथ होनी थी उससे पहले वाली जो रात थी, उसने क्या किया कि उसने जितनी भी नेबर्स में औरतें थी नेबर में, उनको बुला के तो उसने सॉन्ग गाना स्टार्ट कर दिया, प्लस उसने ड्रम को बजाना स्टार्ट कर दिया। तो कहते हैं फिर उसके बाद उसने हमारी बातों को सुनना भी बंद कर दिया, जो हम उसको बोल रहे थे वो उसको नहीं सुन रही थी, वो इग्नोर कर रही थी, और बिल्कुल पीसफुली वो बेड के ऊपर लेट गई और अपने जो वीड्स थे, रोजरी के जो वीड्स थे उनको टेलिंग करना उसने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर्स डाइड। कहता है अब वे बताना है जो स्पैरो ने एक्सप्रेस किया था, आती थी ना स्पैरोज उनके घर में,
तो कहते हैं कि जो स्पैरोज ने अपना जो सॉरो था, दुख जो था, वो कैसे एक्सप्रेस किया था व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब ऑथर की ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी। तो जो स्पैरोज थी, जो पक्षी उनके घर में आते थे, उन्होंने अपना सॉरो जो है, दुख जो है, उसको कैसे एक्सप्रेस किया था। कहते हैं थाउजेंड्स ऑफ द स्पैरोज सेट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। कहते हैं अब थाउजेंड्स ऑफ द स्पैरो, बहुत सारी स्पैरोज जो थी वो वहाँ पे बिल्कुल साइलेंटली वहाँ पे बैठ गए, उसके आसपास, उसकी डेड बॉडी के आसपास वो साइलेंटली बैठ गए। देयर वॉज नो चिरपिंग, ऐसे वो कितना वो चिरपिंग करती है, ऐसे वो कितना शोर डालती थी। कहते देयर वॉज नो चिरपिंग, अब उससे कोई भी बात जो है, जो पक्षी बोल रहे थे, पक्षियों ने बोलना बंद कर दिया, क्योंकि पक्षी जो है वो बोल रहे, ऐसे बोलते थे, उसके पास आके उसकी लेग के ऊपर बैठते थे, हेड के ऊपर बैठते थे, कहते। लेकिन इस टाइम जो पक्षी थे, जो स्पैरोज थे, उन्होंने बोलना बिल्कुल बंद कर दिया। कहते द ऑथर्स मदर्स थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड्स टू दैम। कहते ऑथर की मदर जो है उनके सामने कुछ ब्रेड के पीसेस डाले, जैसे उसकी वो डालती थी, ग्रैंड मदर डालती थी। कहते लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जो पक्षी थे उन्होंने क्या किया, उसको नोटिस भी नहीं किया। एज सुन एज द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स वाज कैरिड ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। कहते जैसे ही कि उसकी ग्रैंड मदर का कॉर्प्स क्या होता है, कॉर्प्स होता है डेड बॉडी। तो कहते जैसे ही उसकी डेड बॉडी को ले जाने लगे, तो जो स्पैरोज थी वहाँ पे वो क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप वहाँ से फ्लू अवे हो गई, उड़ गई वहाँ से। दस द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सारो, तो इस तरह से जो स्पैरोज थी उन्होंने अपना जो सॉरो था उसको एक्सप्रेस किया था। तो इसमें यही बच्चे बताया गया इस क्वेश्चन में, उन्होंने जो स्पैरोज थी, जिन स्पैरोज को वो फीडअप करवाती थी, फीडिंग करवाती थी, उन्होंने अपना जो दुख था वो कैसे एक्सप्रेस किया था जब उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई थी। तो कहते हैं कि यहाँ पे स्पैरोज आई, थाउजेंड्स ऑफ द स्पैरो यहाँ पे आई और बिल्कुल साइलेंटली यहाँ पे बैठ गई, उसकी डेड बॉडी के पास बैठ गई। ऐसे वो चिरपिंग करती थी, ऐसे वो शोर डालती थी। कहते उस दिन उन्होंने बिल्कुल भी शोर नहीं डाला। उसकी मदर ने, जो ऑथर है उसकी मदर ने उनके आगे कुछ ब्रेड के क्रम्स जो थे, कुछ पीसीस जो थे वो डाले, लेकिन उन्होंने उसको नोटिस तक नहीं किया। फिर जब उसकी ग्रैंड मदर की बॉडी को ले जाने लगे तो वो साइलेंटली वहाँ से उड़ गए, और इस तरह से उन्होंने अपना जो सॉरो था उसको एक्सप्रेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। कि नरेटर के ग्रैंडफादर जो है वो कैसे अपीयर थे, कैसे दिखते थे पोर्ट्रेट में, जो फोटो थी उसमें वो कैसे दिखते थे। फोटो लगाई हुई थी ना ड्राइंग रूम में, फोटो जो लगाई हुई थी, तो कहते हैं कि वो वहाँ पर वो कैसे दिखते थे, उनकी अपीयरेंस कैसी थी। कहते हैं हिज ग्रैंडफादर लुक्ड वेरी ओल्ड, उसके ग्रैंडफादर काफ़ी ओल्ड दिखते थे। ही हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी एक वाइट बियर्ड थी, बहुत लंबी वाइट बियर्ड थी उनकी। हिज क्लॉथ्स वर्स लूज फिटिंग, उनके जो क्लॉथ्स थे वो क्या थे, लूज फिटिंग थे। ही वोर अ विग टर्बन, वे विग टर्बन पहनते थे, यूज़ करते थे। ही लुक्ड टू ओल्ड टू हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, कहते वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लगते थे, मतलब उनको देख के ये नहीं लगता था इनकी वाइफ और बच्चे होंगे। कहते हैं कि ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, वो 100 ईयर्स ओल्ड लगते थे। ही कुड हैव ओनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कहते हैं सिर्फ उनको देख के ये लगता था कि इनके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, इनके बच्चे जो हैं इस एज में तो इनके बच्चे और वाइफ तो नहीं होगी, सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो होंगे, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा एज थी। ये नहीं लगता था देख के कि जैसे इस टाइम मतलब इसकी मैरिज हुई है तो मैरिज के टाइम इस टाइम इसके बच्चे होंगे, आगे बच्चों की शादी नहीं हुई होगी। कहते इस तरह से नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि इनके जो बच्चे हैं, इनके जो चिल्ड्रन हैं, उनकी भी मैरिज होगी और आगे इनके बहुत सारे ग्रैंड सन जो हैं वो होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन इनके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कहते हैं कि एज फार माई ग्रैंड मदर बींग जंग एंड प्रेटी द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। कहते हैं जैसे मुझे कहा जाता था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो क्या है, जंग है, प्रेटी है। कहते हैं ये थॉट उसको हमेशा क्या करते थे, रिवॉल्ट करते थे, उसके अगेंस्ट जाते थे। उसको लगता था नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे उसको लोग बोलते थे कि आपकी जो ग्रैंड मदर है वो क्या है, प्रीति थी, जंग थी। कहता लेकिन उसको ये यकीन नहीं होता था, वो ये बात मानने को रेडी नहीं था। कहता द नरेटर्स ग्रैंड मदर्स वाज टेरिबली ओल्ड, शी कुड नॉट अपीयर यंग एंड ब्यूटीफुल, हर फेस वाज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, शी वाज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंड, द वेरी आइडिया ऑफ बीइंग यंग एंड प्रिटी डिड नॉट अपील टू द माइंड। कहते क्यों उसको नहीं, मतलब इस चीज़ को वो मानने को नहीं तैयार था कि उसकी ग्रैंड मदर भी कभी जंग होगी या प्रिटी होगी। कहते हैं उसने जब भी अपनी ग्रैंड मदर को देखा उसको वेरी ओल्ड देखा, टेरिबली ओल्ड, मतलब काफ़ी वो ओल्ड ही उसने देखा उसको, अपनी ग्रैंड मदर को। कहते हैं शी कुड नॉट अपीयर जंग एंड ब्यूटीफुल, कि वो जो जंग और ब्यूटीफुल जो है नहीं दिखती थी, उसकी ग्रैंड मदर जो है वो जंग और ब्यूटीफुल नहीं दिखती थी। उसने हमेशा उसको ऐसे देखा था, ओल्ड ही देखा था।
कहते उसके फेस के ऊपर क्या थे, क्रिस क्रॉस रिंकल्स थे उसके फेस के ऊपर। उसकी अपीयरेंस कैसी थी, वो शॉर्ट थी, फैट थी और थोड़ी सी वो बैंड थी ना, तभी वो अपने यहाँ पे कमर पे हाथ रख के तो वो अपने आप को संभालती थी। तो कहते वो थोड़ी सी बैंड भी थी। और ये जो आइडिया कि वो कभी जंग होगी जब प्रिटी होगी, कहते इस आइडिया को वो वियर नहीं कर पाता था। उससे ये चीज़ होती नहीं, यकीन ही नहीं होता था कि उसकी कभी ग्रैंड मदर जो है वो इस तरह से जंग भी होगी और प्रिटी भी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे, कहते द नरेटर्स ग्रैंड मदर्स कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेटमेंट। कहते हैं द नरेटर की जो ग्रैंड मदर है वो क्या है, कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो प्रिटी नहीं थी लेकिन वो ऑलवेज क्या थी, ब्यूटीफुल थी। इसको ये जो स्टेटमेंट दी है इसकी इंपॉर्टेंस को आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे उसको प्रिटी नहीं कहा गया लेकिन उसको ब्यूटीफुल कहा गया, इसमें क्या डिफरेंस है। तो जब मैंने आपको लेक्चर जो है मैंने क्लास में भी ये चीज़ें बताई थी बच्चों को कि इसमें क्या डिफरेंस बताया गया है, प्रिटी क्या है और ब्यूटीफुल क्या है, और बच्चों ने मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो मैं बच्चों को करवाती हूँ एटलीस्ट बच्चे समझते हैं और मुझे आगे से रिस्पॉन्स करते हैं। तो कहते हैं कि शी वॉज टेरिबली ओल्ड टू अपीयर प्रिटी, हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल, शी वॉज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंड, शी did not create and physical appeal or attractions. However, in her spotless white dress, grey hairs, she was a picture of the serenity, peace, sobriety and beauty. कहते हैं उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या थी, ओल्ड थी। वो प्रिटी तो किसी भी तरह से वो प्रिटी नहीं लगती थी। प्रिटी मतलब क्या होता है, आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस बहुत सुंदर लगना। तो कहते हैं वो किसी तरह से प्रिटी नहीं लगती थी। उसके फेस पे क्या थे, रिंकल्स थे, वो शॉर्ट थी, फैट थी, स्लाइटली बैंड थी थोड़ी सी। कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस उसकी जो वो अट्रैक्टिव नहीं थी, किसी भी तरह से अट्रैक्टिव नहीं थी। कहते हैं लेकिन जो उसकी ड्रेसअप थी, जो उसके काम थे वो क्या थे, वो ब्यूटीफुल थे। जैसे उसकी क्या थी, स्पॉटलेस वाइट वो ड्रेस हमेशा वेयर करती थी, ग्रे हेयर थे और उसको देख के ऐसा लगता था कि बिल्कुल ये क्या है, सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से, पीस दिखती थी उसके फेस के ऊपर। तो वही उसकी क्या थी, ब्यूटी थी। मतलब जैसे होता है ना किसी का नेचर होता है, ऐसे इंसान सुंदर ना हो लेकिन जब हम उससे बात करेंगे तो उसका नेचर हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो हमें क्या लगता है, वो इंसान अच्छा लगता है, वो उसकी ब्यूटी होती है। चाहे वो फिजिकली इतना सुंदर ना हो बट उसका बात करने का जो वे होता है, ढंग होता है, वो इतना अच्छा होता है कि हमारा मन करता है कि इसके साथ हम बात करें। तो वो क्या होता है, वो उसकी ब्यूटी होती है। ठीक है, तो प्रिटी क्या होता है, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ गया, नया क्वेश्चन नंबर 9, द नरेटर्स ग्रैंड मदर्स लुक लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, कॉमेंट। कहते हैं कि वो विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन की तरह वो दिखती थी। कमेंट करना है, इसके ऊपर बताना है कैसे। कहता था ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड इन द स्पॉटलेस वाइट, वो हमेशा स्पॉटलेस वाइट ड्रेस वेयर करती थी। शी हैड सिल्वरी हेयर, उसके सिल्वरी हेयर थे। हर वाइट लॉक्स स्प्रेड अनटाइडली, कहते हैं कि उसकी जो लॉक्स थी, उसके जो बाल थे वो कैसे थे, बिल्कुल मतलब वाइट कलर के बाल थे। उसका जो फेस था, फेस हल्का सा येलो शेड में था, मतलब थोड़ा सा पीला, हल्का सा पीला जैसे हम कहते हैं वैसे उसका फेस था। और उसके फेस के ऊपर क्या थे, रिंकल थे। कहते हैं शी लुक्ड लाइक एन एक्सपेंस ऑफ द प्योर वाइट सेरेनिटी, वो बिल्कुल वाइट सेरेनिटी की तरह लगती थी। द स्ट्रेच ऑफ द स्नो ओवर द माउंटेन्स लुक्स इक्वली वाइट एंड पीसफुली, तो कहते हैं कि वो क्या लगती थी, बिल्कुल वाइट ऐसी लगती थी कि जैसे कोई सफ़ेद वो होता है ना, बर्फ़ जैसे होती है, स्नो जैसे होती है, कहते हैं इस तरह से वो देखने में लगती थी। तो इसलिए उसके जो ड्रेसअप है उसको किसके साथ कंपेयर किया गया था, द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन के साथ। कि ऐसे लगता था कि जैसे ये माउंटेन क्या है, विंटर का क्या है, लैंडस्केप इन द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर कोई लैंडस्केप हो विंटर का, इस तरह से उसके यहाँ पे कंपेयर किया गया था। तो जब कंपैरिजन किया जाता है किसी चीज़ का लाइक या एज यूज़ करके, तो वो हमारी क्या होती है, सिमिली होती है। तो इसमें यहाँ पे सिमिली का यूज़ भी किया गया है। तो स्टूडेंट्स इसके कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।